Namaste. I welcome you all in our today's discussion on important questions pertaining to Unit 13 and 14 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। जैसे आपको अवगत है, हम रेगुलर बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट टॉपिक्स रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। अभी तक यूनिट नंबर 12 तक के क्वेश्चन आंसर्स हमने कंडक्ट किए। साथ साथ हमने मैराथन सेशन ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस के ऊपर भी कंडक्ट किया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर उन सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो एक बार आप उनका रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिए ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 एंड यूनिट नंबर 14 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनके कंसेप्ट क्लियरेंस वीडियोस या कंसेप्ट क्लियरेंस डिस्कशंस के रिकॉर्डेड वर्जन्स भी साइट पे अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को अगर रिकॉर्डेड वर्जन फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस अगर देखने हैं तो वो आपको ज़रूर उसमें उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। So the first question on this topic is, what role does a data warehouse play in relationship between banking and technology? तो बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी के रिलेशनशिप में डाटा वेयरहाउस क्या रोल प्ले करता है? जैसे हमें आइडिया है, इट इज स्टोरिंग द कॉम्पिटिटर्स डाटा ओनली, इट इज स्टोरिंग इंटरनल डाटा ओनली, इट इज स्टोरिंग बोथ इंटरनल एंड कॉम्पिटिटर्स डाटा एंड कंडक्टिंग ट्रांजेक्शंस। व्हाट इज अ वेयरहाउस? वेयरहाउस, डाटा वेयरहाउस में जहाँ सभी डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा है वो स्टोर किया जाता है। एंड तब ऑर्गेनाइजेशन उनके पास अपना जो डाटा है वो तो स्टोर डाटा वेयरहाउस में करते ही है। इन एडिशन टू दैट, whatever the data that is available pertaining to their competitors, to the peer organizations, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम टू इंश्योर दैट जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है उनको अगर कोई भी डाटा की ज़रूरत है, दे कैन रिट्राइव दैट डाटा फ्रॉम द डाटा वेयरहाउस ताकि अथॉरिटीज इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डाटा वेयरहाउस में डाटा वेयरहाउस कंटेन्स द डाटा pertaining to internal as well as competitors data. So C is the correct answer for our question. Next question is, which of the following best describes the fundamental concept behind artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? विच इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब फंडामेंटल कंसेप्ट बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल में हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इज नथिंग बट द इंश्योरिंग दैट मशीन विल बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी इशू हो, उसमें मशीन या आवर सिस्टम थिंक्स इन सच अ वे दैट व्हाट ह्यूमन बीइंग विल बिहेव, what human brain will think and how will it behave, उसी तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। that is known as the artificial intelligence। robot is the best example of this। so there human intervention and automation, machine learning and hardware use on a larger scale, then studying human brains and representing process through machine learning and data warehouse and automation। तो जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टडिंग ह्यूमन ब्रेन एंड रिप्रेजेंटिंग प्रोसेसेस थ्रू मशीन लर्निंग is the best described as the fundamental concept of behind the artificial intelligence। So C is the correct answer for our question. What is next question? What is the function of IDRBT in the context of new technology? न्यू टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में IDRBT का क्या फंक्शन है?
सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से कितने लोगों को आईडीआरबीटी का लॉन्ग फॉर्म मालूम है। वेरी फ्यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस। आईडीआरबीटी का लॉन्ग फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। द नेम itself indicate the Institute for Development and Research in Banking Technology। बैंकिंग में टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करना है एंड नई नई टेक्नोलॉजी बैंकिंग में इंस्टॉल करना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस। Then how IDRBT has formed? So 1994 में एक WS सराफ द देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई थे, उनके चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी फॉर्म की थी एंड उन्होंने कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया था कि देर शुड बी एन अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूट that should take to undertake development and research in the area of information technology applied to the financial sector। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन आरबीआई ने 1996 मार्च में आईडीआरबीटी को फॉर्म किया था, एस्टेब्लिश किया था। एंड अगर हम आईडीआरबीटी के फंक्शंस देखते हैं या उन्होंने क्या काम किया अभी तक, लेट मी टेल यू। वी मस्ट अवेयर दैट द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फिनेट, एसएफएमएस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो हम एटीएम में यूज़ किया जाता है, एंड इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, ऑल दीज आर द ब्रेन चाइल्ड्स ऑफ आईडीआरबीटी। इससे हमें आईडीआरबीटी का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है। सो अभी उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन। उसके पहले मैंने आईडीआरबीटी के बारे में आपको इसके लिए बताया बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन द इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू नाउ। So it is actively developing new technology. It is studying opportunities and challenges in new technology area. It is avoiding involvement in technology research and it is focusing only on academic activity। So जैसे हमने already discuss किया हुआ है, the correct answer is B for this question कि normally IDRBT जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस बैंकिंग इंडस्ट्री में है उसके बारे में सोचती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो नए नए प्रोडक्ट्स रेडी करती है फॉर अवेलेबल विच आर द वेरी अवेलेबल फॉर द बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, हाउ डू डाटा ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लेंडिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेंडिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डाटा ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है? एनालाइजिंग लिमिटेड डाटा, प्रोसेसिंग कस्टमर क्वेरीज फॉर अ बेटर वे, एनालाइजिंग ह्यूज डाटा फॉर कस्टमाइज फाइनेंशियल एडवाइस एंड प्रोवाइडिंग फॉर फिजिकल कंट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने देखा है कि जो डाटा बैंक्स के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज इन नंबर, लार्ज इन साइज। सो उसको सॉर्टिंग जो हो, उसका स्टडी हो, उसका एनालिसिस हो, वो मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। सो दैट कैन बी डन with the help of artificial intelligence only। So analyzing a huge data for customized financial advice is, in this way, data-driven AI application can contribute to the lending decision-making process। So C is the correct answer for our question। What is the next question? What is the purpose of drive-through banking in retail banking? What is the meaning of drive-through banking? It means आपको गाड़ी में से उतरने की ज़रूरत नहीं है। That is called drive-through banking। दैट इज नोन कि आपको कार में से उतरना नहीं है, कार में से बैठे बैठे आप अपना बैंकिंग कर सकते हो। सो drive-through banking allows the customers to do banking transaction without getting out from the car। उसके लिए पहले ये समझ लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइव-थ्रू बैंकिंग। इसमें हमें कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज अ सेपरेट लेन वेयर कस्टमर कैन डू ट्रांजैक्शंस थ्रू अ विंडो वॉइस एआई विंडो। एक अपने कार के विंडो में से कस्टमर बैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इज बिग डेवलप टू रिप्लेस ह्यूमंस इन ड्राइव थ्रू बैंकिंग।
सो वहाँ क्या होगा, हमें कार में से उतरने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द वॉइस AI system. Through voice AI system, the customer can be attended, customer service can be provided, and he can do his banking transaction. So what is the purpose of drive-through banking in retail banking? Increasing physical presence, simplifying interaction between human and computers, reducing human with AI banking transactions, and printing passbook automatically. So correct answer is it is replacing humans with artificial intelligence in banking transaction is the correct answer. So C is the correct answer for this question. How has AI been utilized in cash deposit machine, ATM machine और मोबाइल बैंकिंग? ये जो तीनों मशीन्स हैं कैश डिपॉजिट मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे हमने देखा है वेदर इट इज़ कैश डिपॉजिट मशीन हो, एटीएम मशीन हो या मोबाइल बैंकिंग हो, बैंकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस. So, analyzing market temperament, providing customer service queries, replacing physical documentation, offering services to the customer. सो कस्टमर को अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इधर यूज़ किया जाता है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. देखिए एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ वी आर डिस्कसिंग विथ यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ताकि आपको इसके साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए. एग्जामिनेशन में दे मे आस्क यू इन अ लिटिल बिट लेंदी लैंग्वेज, लेंदी sentences. So firstly you have to read the statement, you have to understand the crux of the question, then you will get the answer comfortably. So for this question B is our answer. अभी तक हमने आज जो डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. जिस तरह से हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको यू मस्ट हैव बीन हैप्पी विद द प्रोसेस व्हाट वी हैव अडेप्टेड. लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई सजेशन हो, तो आपका सजेशन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कर दीजिए. डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड दिस. तो अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया था. जैसे आपको अवगत है, हम JIB हो या CIB उनके लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं. जैसे आपको अवगत है, फॉर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कंसेप्ट फॉर द एंटायर सिलेबस एंड रिकॉर्डेड वर्जन्स ऑफ ऑल द क्लासेस आर अवेलेबल ऑन आवर साइट. अगर किसी को अपने कंसेप्ट्स क्लियर करवाना है तो यू कैन चेक और यू कैन अटेंड आवर रिकॉर्डेड वर्जन्स सो दैट योर कंसेप्ट्स विल गेट क्लियर. क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. इसी के साथ साथ हम रिटेल बैंकिंग में रेगुलरली क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम हर एक हर एक यूनिट के इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके रेगुलर वे में रिवीजन हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है. साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपके साथ साथ वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने पेपर्स क्लियर करा सकते हैं. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. सो ट्रू एंड फॉल्स में जैसे हम रेगुलर क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट अगर सही है, ट्रू है, तो देर इज़ नो इशू एट ऑल. लेकिन अगर स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, वी विल डिस्कस ट्रू स्टेटमेंट ऑल्सो. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? Banking technology mainly encompasses the use of appropriate hardware and software for conducting businesses, along with advanced computer science algorithms for marketing related problems.
वी विल रीड इट अगेन, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में हमें एक स्टेटमेंट जो है पूरा समझना पड़ेगा, पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम सही स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी एक वर्ड भी अगर चेंज करेंगे तो स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है। So banking technology mainly encompasses the use of appropriate hardware and software for conducting business. With advanced computer science algorithm for marketing related problems, this is the true statement. Next statement is voice assisted banking allows customer to perform transaction without human assistance utilizing natural language processing technology. What is the meaning of natural language processing technology? It means कस्टमर जो लैंग्वेज समझती है, कस्टमर को जिस लैंग्वेज समझ आती है उसी लैंग्वेज में तो कस्टमर से बात की जाती है। एंड द सेंस इन विच कस्टमर इज आस्किंग द क्वेश्चन, कस्टमर जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसको जिस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए, इन द सेम सेंस वी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, वी अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, ताकि हमारा रिप्लाई भी सही हो पाएगा। कस्टमर जो पूछना चाहता है हम उसी लैंग्वेज में, उसी मीनिंग में उसको समझ लें तो हम ज़्यादा सही आंसर दे सकते हैं एंड कस्टमर भी हमसे सेटिस्फाई हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न वॉइस असिस्टेड बैंकिंग में कस्टमर के लिए हम ह्यूमन असिस्टेंस के बिना उसी की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आवर आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। Now we will go for a multiple option, multiple choice question. This is also known as a long question. इसमें क्या किया जाता है? Here you will get one main statement and main statement के साथ साथ you will get 4 sub statements. हमें ये देखना पड़ेगा ये जो 4 statements दिए हैं are they correlated with the main statement? If yes, देन आवर आंसर विल बी यस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उनका नीचे में से कोई एक ग्रुप होगा एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इट कैरीज 2 मार्क्स। So we have to calculate in this way. We have to devote that much time considering how much marks are available for this question. So first question is, which of the following are examples of digital banking services? चारों में से कौन से डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट इज चैटबॉट असिस्टिंग कस्टमर्स इन एवरीडे बैंकिंग टास्क। चैटबॉट जो कस्टमर को डे टू डे बैंकिंग में असिस्ट करता है। यस, दिस इज द डिजिटल बैंकिंग सर्विस। ये डिजिटल बैंकिंग सर्विस का एग्जाम्पल है, इसीलिए आवर आंसर इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Drive-through banking with voice AI system replacing human is not a digital banking statement. So it is not the correct statement for, it is not the correct answer for this question. So it is not the digital banking service. Passbook updation kiosks for automatic printing of passbook. It is coming under the digital banking services because it is providing some banking services to the customers. So C is the correct statement. And cash deposit machines, ATM machine helpline and mobile banking, they are also covered in digital banking service that we have seen in previous questions also. So D is also my correct answer. So अगर हम इन चारों में देखते हैं तो my A is correct, my C is correct and my D is correct, but my B is not correct. So A, C and D. So D is my correct answer, correct option for this question. So normally मल्टीपल चॉइस मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन के लिए मैं इस तरह की मेथड अडॉप्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, क्योंकि जिसमें आपने देखा होगा वी गो स्टेप बाय स्टेप। सो चांसेस ऑफ एमिशन और चांसेस ऑफ ओमिशन और चांसेस ऑफ एरर आर मिनिमम। तो अगर आप इस मेथड के साथ कंफर्टेबल हो यू कैन गो फॉर दिस मेथड, otherwise you can develop your own method also. So with this we will go for our next question. What is the primary reason for banks to focus heavily on expanding their retail asset portfolio?
रिटेल एसेट पोर्टफोलियो एक्सपांड करने का प्राइमरी रीजन क्या है? नॉर्मली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल एसेट पोर्टफोलियो? रिटेल एसेट मीन्स रिटेल एडवांसेस. Retail advances includes housing loan, car loan, education loan, mortgage loan, personal loan, etc. It means all those loans which are given to individual and small organizations. Because of change of our economic structure after 1991, because of liberalization, because of economic growth of the country, लोगों के financial demands बढ़ते जा रहे, चेंज होते जा रहे. As a result, there is a good scope for retail assets in our country. And normally, retail assets are financed to individuals and small organizations which have no bargaining power. इसीलिए बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, बैंक जो चार्जेस प्रिस्क्राइब करती है, कस्टमर्स नॉर्मली एक्सेप्ट इट. एज अ रिजल्ट बैंक के लिए एक अच्छा रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है, बिकॉज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस और इन कॉर्पोरेट एसेट पोर्टफोलियो दे आर देयर फॉर B2B activity, that is business to business activity. They are taking the loan or they are availing the advances on a huge side on a large amount. As a result, they are there to make the business of it, and as a result, they are regularly bargaining with the bank, and bank's margin there is very less. That is the reason banks are preferring for retail advance portfolio where your revenue earning is very good. बैंक का नेट इंटरेस्ट एन आई हो या NIM हो, नेट इंटरेस्ट इनकम हो या नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, which is very good in retail asset portfolio, and that is the reason banks are preferring retail banking, retail asset business. So what are the options that are available to increase the number of borrowers, to enhance their image? Retail assets are one of the best revenue drivers, and to reduce the risk of default. So C is the correct answer for our question. What is the next question? In the case of housing loan, how long is the holiday period allowed for construction? फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा हॉलीडे पीरियड का मतलब क्या है. हॉलीडे पीरियड का मतलब यह है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड बोरोर को इंस्टॉलमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे करने से छूट दी जाती है. बिकॉज नॉर्मली यू आर अवेयर दैट जब हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है, तो जब मकान का कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, एट दैट टाइम बैंक इज डिसबर्सिंग द फाइनेंस डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड जिस दिन अमाउंट डिसबर्स होती है उस दिन से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है. But during the construction period, borrower is not able to stay in the house for which he is availing the housing loan because it is under construction. तो उनको और कोई मकान में रहना पड़ता है. तो that is the reason, अगर हम वहाँ तो उसको खर्चा होता होगा वो मकान के लिए, इन एडिशन टू दैट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर हम उसको EMI स्टार्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर वेरी लेस. Considering that issue, it has been decided or RBI is or banks are facilitating the customers for those who are availing the loan for construction, उनको 18 महीने का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है. दैट इज ड्यूरिंग दैट पीरियड दे आर नॉट सपोज टू पे द इंस्टॉलमेंट, and in some cases interest is also capitalized, and once that 18 months period is over, that interest gets capitalized and EMI is decided. अगर if anybody is going for the purchase of a ready-made house, उनको ये जो holiday period है that they will be given for 3 months holiday period, not of 18 months, because it's a ready-made house. क्योंकि रेडीमेड हाउस में जैसे ही बैंक लोन डिसबर्स करेगी, इमीडिएटली बोरोर विल गेट द पोजीशन ऑफ हिज हाउस एंड ही कैन गो टू स्टे ओवर देयर. लेकिन इनिशियली 2-3 महीने में उनको नए मकान में कोई खर्चा करना पड़ता है. सम चेंजेस ही हैज टू मेक, ही हैज टू इनकर्ड सम एक्सपेंडिचर ऑन दैट. एज अ रिजल्ट अगर हम तभी इंस्टॉलमेंट भी उससे इंसीज करेंगे तो ही मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे इंस्टॉलमेंट इन द इनिशियल मंथ्स, एंड एज अ रिजल्ट अकाउंट शुरुआत में ही डिफॉल्ट में चला जाएगा. टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग में 18 months moratorium period is given, and if it is for ready-made house 3 months moratorium period is provided.
So C is the correct answer for our question. This is the next question. Next question is for default. What is the definition of willful default in retail loans? रिटेल लोन्स में willful default की definition क्या है? जब कोई व्यक्ति लोन लेता है एंड फॉर वट एवर मे बी द रीज़न समटाइम्स वो अपना लोन टाइमली रीपे नहीं कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं रीपे कर पाते हैं, एंड दैट नॉट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम इज नोन एज अ डिफॉल्ट. लेकिन समटाइम्स इफ़ यू सी कि अगर कोई बोरोर हो, वो उसकी भले उसको रीपेमेंट करने की इच्छा हो, लेकिन वो उसको लोन रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन इमरजेंसी सिचुएशंस. लाइक उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, या बोरोर खुद बीमार हो जाता है, या बोरोर का जॉब चला जाता है, या देर इज़ अ लॉस ऑफ पे फॉर सर्टन रीजंस. एज अ रिजल्ट उनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहता है. So though they have intention to pay, they are not able to pay. This is known as a genuine default. लेकिन इन सम केसेस बोरोर के पास पैसा रहता है, सोर्सेस रहता है, लेकिन वो मेलाफाइड इंटेंशन से लोन रीपे नहीं करना चाहता है ऑन टाइम. दिस इज नोन एज अ विलफुल डिफॉल्ट, एंड बैंक इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्ट because they have resources to pay but they intentionally don't pay the loan. So now what is the definition of willful default? Default with malified intention is the correct definition. Before that we will see all the options. Any default due to personal setback, it is coming under genuine default. Default beyond the borrower's control, जैसे हमने already discuss किया, it is also coming under genuine default. एंड डिफॉल्ट कॉज बाय अनफोर्सिन मेडिकल एक्सपेंसेस. किसी के लाइफ में अगर अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए तो दैट विल बी हिज प्रियोरिटी, सो इट इज क्लासिफाइड एज अ जेन्युइन डिफॉल्ट. सो ए, बी एंड डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, but C is the correct answer for this question. Next question. What is the cutoff limit for invoking penal provisions in case of willful default or siphoning or diversion of fund? अगर कोई लोन केस में अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट करता है या डाइवर्जन ऑफ फंड्स करते हैं, तो अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग 25 लाख के ऊपर है, इन दैट केस कट ऑफ लिमिट इज ₹25 लाख, उसके ऊपर अगर बैलेंस चला जाता है तो पेनल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाती है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. How are the loan accounts are classified under special mention accounts based on an overdue period? नॉर्मली जब लोन सैंक्शन किया जाता है, जैसे ही लोन सैंक्शन किया जाता है, आइदर ईएमआई या टर्म लोन इंस्टॉलमेंट गेट्स डिसाइडेड. तो अगर उसमें इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बोरोर टू इंश्योर दैट द इंटरेस्ट एज वेल एज इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन टाइम. लेकिन अगर वो रेगुलर बेसिस पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते हैं तो अकाउंट इरेगुलर हो जाता है. तो उनका अकाउंट अगर इरेगुलर हो जाता है एंड इफ दैट इरेगुलरिटी पीरियड इज फॉलिंग बिटवीन 1 to 30 days, देन उसको कहते हैं SMA 0. सो द अकाउंट व्हेन द अकाउंट इज रिमेनिंग ओवर ड्यू बिटवीन 1 day to 30 days, दिस इज कॉल्ड एज SMA 0. तो SMA 0 यहाँ 1 to 30 है, सो माई D इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो आइदर SMA 0 यहाँ है एंड SMA 1 to SMA 3, SMA 1, SMA 2 एंड SMA 3. तो SMA 0 इज 1 to 30 days. जैसे ही अकाउंट 30 days क्रॉस करता है, इट गोज टू SMA 1. SMA 1 में द अकाउंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 31 to 60 days. जब तक अकाउंट 60 days तक का ओवरड्यू रहता है, दिस अकाउंट इज कंसिडर्ड एज फॉलिंग इन SMA 1 कैटेगरी. एंड वंस इज crosses 60, once it becomes overdue for 61 days, तो फ्रॉम 61 days to 90 days जब तक उनका इरेगुलरिटी पीरियड रहता है, दैट पीरियड इज नोन एज अ SMA 2 पीरियड, और ड्यूरिंग दैट पीरियड it is considered that the account is classified under SMA 2 category. And जैसे ही 90 days का पीरियड ख़त्म हो जाता है, the account becomes
NPA. So that is the reason this SMA category, SMA classification is very important for us to understand. इसीलिए आपने देखा होगा बैंक हैज टू एंश्योर दैट नो अकाउंट शुड कम इनटू SMA जीरो, बिकॉज अगर SMA जीरो में अगर बैंक उसको रेगुलराइज नहीं कर पाएगी देन इट विल मूव टू SMA वन, एंड इन दैट केस अगर SMA वन में वो उसको कंट्रोल करती है इट्स गुड, otherwise this will go to SMA 2 category which is in high risk category, क्योंकि अगर इस 30 डेज में बैंक अपना एडवांस रिकवर नहीं करते हैं then this will become an NPA account. So from this question 14 point of view, B is the correct answer for our question. When an asset is classified as a non-performing asset in the context of income recognition, इनकम रिकग्निशन के बारे में अकाउंट एनपीए कब कंसिडर किया जाता है? जब इन केस ऑफ टर्म लोन, अगर बैंक ने कोई टर्म लोन दिया है तो उनका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट, जैसे हमने SMA 012 देख लिया, अप टू 90 डेज वो SMA 2 में रहेगा, जैसे ही 90 डेज से ज़्यादा इरेगुलरिटी हो जाती है वेदर इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, द अकाउंट बिकम्स एनपीए. In case of running account like OD हो या CC हो, if the account remains out of order for more than 90 days, it means अगर अकाउंट DP से ज़्यादा है, अगर अकाउंट लिमिट से ज़्यादा है for more than 90 days, it becomes NPA. And in case of bills, if bills remain overdue for more than 90 days, it is classified as an NPA. So this is the definition of NPA. Now we'll see all the options. When interest remains overdue for 60 days, this is not the correct option. We already seen that टर्म लोन में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कि दोनों में से कुछ भी अगर 90 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए ओवरड्यू है तो वो एनपीए हो जाता है. सो व्हेन प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 90 डेज, प्रिंसिपल ओनली इज नॉट सफिशिएंट, अगर इंटरेस्ट भी ओवरड्यू हो जाता है तो भी अकाउंट एनपीए हो जाता है. सो दिस इज पार्शियली करेक्ट. If the bill remains overdue for 120 days, this is not the correct number. It should be bill should remain overdue for 90 days to get itself classified as NPA. So when interest and or both the words are there, when interest and or principal remain overdue for more than 90 days, the account is classified as NPA. So D is the correct answer for our question. What is the next question? The bank has to waive the balance due, if any, from the borrower after selling the property pledged as a security. कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बैंक ने पास कोई प्रॉपर्टी प्लेज की हुई है सिक्योरिटी के तौर पे, अगर उसके बाद उसके बेचने के बाद अगर लोन बैलेंस कोई रहता है तो बैंक को वेव करना पड़ेगा. दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. आवर आंसर इज फॉल्स फॉर दिस. करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रियलाइज करते हैं तो रियलाइजेशन अमाउंट जो है इफ इट इज लेस देन दैट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो बैलेंस अमाउंट जो है वो बोरोर से रिकवर करना है, बोरोर को उसको पेमेंट करना है. सो आवर आंसर इज फॉल्स. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द बैंक हैज द राइट टू रिकवर द बैलेंस ड्यू इफ एनी फ्रॉम द बोरोअर आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी प्लेज एज सिक्योरिटी, जो हमने already discussed here. What is the next statement? Suggestions for resolving MIS related issues include providing a comprehensive plan before implementing MIS, forming an MIS council or directing committee from the initial stages of the product. This is the correct statement. I am repeating it again. Suggestions क्या क्या आए थे MIS issues resolve करने के लिए? एक तो जब जो कमेटी MIS इम्प्लीमेंट करेंगी वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएगी, इसी के साथ साथ MIS काउंसिल या डायरेक्टिंग कमेटी जो है वो शुरुआत से ही बनाई दी जाएगी ताकि दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड दे विल बी एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज एट द बिगिनिंग इटसेल्फ. सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. What are the provision norms mentioned for different category of assets? अलग अलग assets के लिए provision norms क्या है? What are the provision norms?
This is multiple choice, multiple option question. So now let us see. Provisioning for substandard assets is 15% of total outstanding without allowances for securities available. तो जैसे अकाउंट स्टैंडर्ड से सबस्टैंडर्ड बन जाता है, जैसे ही अकाउंट सबस्टैंडर्ड बनेगा, उनका जो आउटस्टैंडिंग होगा उसका 15% प्रोविजन करना मैंडेटरी है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड यहाँ सिक्योरिटी का फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता है. इरिस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी 15% ऑफ टोटल अमाउंट एक ही प्रोविजन की जाती है. सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. लेकिन व्हाट अबाउट द बैड एंड डाउटफुल डेट्स? प्रोविजन फॉर डाउटफुल बेस ऑन द रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. जैसे हमने देखा था कि इसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स में सिक्योरिटी का फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता है, बट दैट इज नॉट द केस इन डाउटफुल एसेट्स. डाउटफुल एसेट्स में रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोविजन इज डिपेंडिंग अपॉन टू पार्ट्स. One is what is the realizable value of the security and what is the unsecured portion. So B is also a correct statement. Then third is लॉस एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ. करेक्ट है. अगर बैंक का कोई लॉस एसेट है तो उसको बैंक ने रिटर्न ऑफ करना है. एंड इफ परमिटेड टू रिमेन 100% आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर. एंड अगर बैंक उसको राइट ऑफ नहीं कर रहा है, इफ दे आर मेंटेनिंग दिस लॉस एसेट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उसका 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रोवाइड करना है, उसके प्रोविजन करना है. So C is the correct statement. तो यहाँ माइन A is correct, B is correct, C is also correct. What is the next statement? Provisioning for standard assets at a general provision of 0.40% without any exception. देखिए यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है कि स्टैंडर्ड एसेट्स में 0.40% प्रोविजन करना है, जैसे सब स्टैंडर्ड में 15% करना है, स्टैंडर्ड एसेट में 0.40% करना है. लेकिन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस. हाउसिंग लोन हो, रियल इस्टेट एसेट्स हो, एग्रीकल्चरल हो, इसी तरह से देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू दैट. So without any exception is not the correct statement. So D is not the correct statement. So in this question, my A, B and C are the correct statement. So my answer is C for this question. C is the correct answer for our question. तो उम्मीद करता हूँ आज हमने जिस तरह से डिटेल में डिस्कशन किया, आपके काफ़ी कंसेप्ट्स भी हमने डिस्कस किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे एंड वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब इट बाय प्रेसिंग दिस बेल आइकन बिकॉज उसकी वजह से आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी के थ्रू हमें कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिप्लाई इट इमीडिएटली. एंड विद दिस we will conclude our discussion here for a day and thank you very much.